हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं जो सीखने को मिलेंगे। तो मैं आपको उनको ग्रामर की हेल्प से उनके बेसिक ग्रामर के रूल्स बताता हुआ चलूँगा और उनको अलग अलग सिनेरियोज़ में किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी समझाता हुआ चलूँगा। आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है और उस सेंटेंस को अपने माइंड में ट्रांसलेट करना है और फिर आपको मैच करना है कि आपका सेंटेंस कितना सही है और कितना गलत है। इस तरीके से आपकी जो डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मेरा इतना वजन बढ़ गया है। ठीक है, अब देखिए वजन बढ़ने को या फिर मोटे हो जाने को हम पुट ऑन वेट भी बोलते हैं। ठीक है, आई हैव पुट ऑन वेट। अगर आपने ये सोचा है तो वो भी ठीक है, और इसको हम ऐसे ही बोलेंगे, आई हैव गेन्ड सो मच ऑफ वेट। आई हैव गेन्ड, गेन का भी मतलब वही होता है कि कोई चीज़ गेन करना मतलब धारण कर लेना, प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो वजन जब हमारा बढ़ता है तो तब भी हम उसको गेन वेट बोलते हैं। आई हैव गेन्ड सो मच ऑफ वेट, आई हैव गेन्ड सो मच ऑफ वेट, मेरा इतना वजन बढ़ गया है। अब यहाँ पे इतना के लिए सो लगाया हुआ है, तो इतना पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जैसे बोलते हैं इतना सारा, सो मच ऐसे। मेरा इतना वजन बढ़ गया है, आई हैव गेन्ड सो मच ऑफ वेट। तो जिम या किसी फिटनेस सेंटर जाओ। ठीक है, अब जिम क्या होता है, जहाँ पे हम एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे ही फिटनेस सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपको योगा, कार्डियो, ये सब चीज़ें कराते हैं। जिम या किसी फिटनेस सेंटर जाओ। गो टू अ जिम और सम फिटनेस सेंटर। अब इस सम का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी वाला। ठीक है, या किसी फिटनेस सेंटर जाओ। ठीक है, और गो सम फिटनेस सेंटर। गो टू अ जिम और सम फिटनेस सेंटर। तो जिम या किसी फिटनेस सेंटर जाओ। समय कहाँ है, अब जैसे बोलते हैं यार टाइम कहाँ है मेरे पास, ऐसे जब हम बोलते हैं। वेयर इज द टाइम, वेयर इज द टाइम, समय कहाँ है, टाइम कहाँ है, वेयर इज द टाइम। मैं 6 बजे उठती हूँ, आई वेक अप एट 6। ठीक है, अब एट का मतलब है, एट हम तब लगाते हैं जब हम सही उतने बजे उठते हैं। आई वेक अप एट 6, तो मतलब मैं 6 बजे उठती हूँ। अब सही किसी टाइम पे जब बात हो, प्लीज़ बी देयर एट 7, कि वहाँ 7 बजे पहुँच जाना, सही 7 बजे। एग्जैक्ट जब टाइम की हम बात करते हैं तो एट लगाते हैं। ठीक है, आसपास की बात चलते कर देते हैं तो नियर बाय ऐसा लगा देते हैं। मैं 6 बजे उठती हूँ, आई वेक अप एट 6, आई वेक अप एट 6। 7 बजे तक खाना बनाती हूँ। अब देखो 7 बजे तक, इसका मतलब है कि जब तक 7 ना बज जाए। ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं बाय, कि इतने बजे तक पहुंच जाना। बाय 7, कि भाई 8 बजे तक पहुंच जाना, उससे लेट मत होना। तो हम जैसे बोलते हैं ना कि रीच देयर बाय 8, कि 8 बजे तक पहुंच जाना। ठीक, 7 बजे तक खाना बनाती हूँ। प्रिपेयर मील बाय 7, प्रिपेयर मील बाय 7, कि 7 बजे तक मैं खाना बनाती हूँ। प्रिपेयर मील्स बाय 7। फिर मुझे 8 बजे तक अपने ऑफिस पहुंचना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बाय भी लगा सकते हो, टिल भी लगा सकते हो। इस जगह पे भी आप बाय भी लगा सकते हो, टिल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे 7-8 बजे तक अपने ऑफिस पहुंचना होता है। ठीक है, देन आई हैव टू रीच माई ऑफिस टिल 8, देन आई हैव टू रीच माई ऑफिस टिल 8। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ना आपको ये चीज़ समझा दूँ। जब ये कह रही है कि मैं 6 बजे उठती हूँ और 7 बजे तक खाना बनाती हूँ, तो मतलब 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ये खाना बनाती है। वहाँ पे आपको बाय का सेंस समझना होगा। ठीक है, आप चाहो तो टिल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इस सेंस भी पता होना चाहिए कि मैं उठ के 11 बजे तक, मैं 10 बजे उठता हूँ, 11 बजे तक तो मैं एक्सरसाइज ख़त्म करता हूँ अपनी। वहाँ पे ये होता है कि मैं इतने बजे तक तो अपना ये काम ख़त्म करता हूँ। वहाँ पे हम बाय लगा देंगे। ठीक है, कि मैं 10 बजे उठता हूँ और 11 बजे तक मैं अपना एक्सरसाइज का काम करता हूँ। वहाँ पे आता है बाय। ठीक है, और यहाँ पे है कि मुझे 8 बजे तक ऑफिस पहुँचना होता है। तो चाहे मैं 7:30 बजे निकलूँ, चाहे मैं 7 बजे निकलूँ, चाहे मैं 6 बजे निकलूँ, या चाहे मैं 7:45 बजे निकलूँ, मुझे 8 बजे तक ऑफिस पहुँचना होता है। वहाँ पे टिल का जो यूज़ है वो बिल्कुल एक्यूरेट वाला होता है। देन आई हैव टू रीच माई ऑफिस टिल 8। ठीक है, हैव टू का मतलब कोई चीज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो मतलब पहुंचना पड़ता है, पहुंचना होता है। फिर मुझे 8 बजे तक अपने ऑफिस पहुंचना होता है। देन आई हैव टू रीच माई ऑफिस टिल 8। मैं शाम को 7 बजे वापस आती हूँ। ठीक है, आई कम बैक, कम बैक का मतलब वापस आना। आई कम बैक इन द इवनिंग एट 7, आई कम बैक इन द इवनिंग एट 7, मैं शाम को 7 बजे वापस आती हूँ। देन अगेन प्रिपेयर मील्स टिल 8 और 8:30। ठीक है, देन अगेन प्रिपेयर मील्स टिल 8 to 8:30। फिर दोबारा 8 साढ़े 8 तक खाना बनाती हूँ। फिर दोबारा 8 साढ़े 8 तक खाना बनाती हूँ। तो मतलब देन अगेन प्रिपेयर मील्स टिल 8 to 8:30।
फिर मुझे भी कुछ समय परिवार के साथ बिताना होता है, ठीक है, फिर मुझे भी कुछ समय परिवार के साथ बिताना होता है। देन इवन आई, मुझे भी, इवन आई, देन इवन आई हैव टू स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली। देन इवन आई का मतलब मुझे भी, ठीक है, कि मतलब ये तो मुझे भी करना पड़ता है ना। इवन आई हैव टू लिसन, अगर मान लीजिए मेरा कोई जूनियर है, उसके ऊपर मेरे किसी मैनेजर ने चिल्ला दिया, वो उदास है, ठीक है, और मैं उसको बोलूँ यार इवन आई हैव टू लिसन सम टाइम, यार मुझे भी कई बार सुनना पड़ता है, सो डोंट बी सैड, उदास मत हो, ऐसे हम बोलते हैं। फिर मुझे भी कुछ समय परिवार के साथ बिताना होता है। देन इवन आई हैव टू स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली। लगभग 10-11 बजे के आसपास मैं सो जाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे आसपास की बात आ गई, 10 भी, साढ़े 10 भी, 11 बजे भी, उसके आसपास में सो जाती हूँ। सो अराउंड, ठीक है, अराउंड 10 और 11 आई गो टू स्लीप। अराउंड 10 और 11 आई गो टू स्लीप। आई गो टू स्लीप का मतलब मैं सो जाती हूँ, ठीक है। अराउंड 10 और 11 आई गो टू स्लीप। समय कहाँ है तुम मुझे बताओ, मतलब टाइम कहाँ है तुम बताओ मुझे। वेयर इज़ द टाइम, यू टेल मी। वेयर इज़ द टाइम, यू टेल मी। समय कहाँ है तुम मुझे बताओ, वेयर इज़ द टाइम, यू टेल मी। तुम रो रही हो क्या, आर यू क्राइंग। तुम रो रही हो क्या, आर यू क्राइंग। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। वॉट हैपन्ड, वाई आर यू अपसेट। वॉट हैपन्ड, वाई आर यू अपसेट। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। वॉट हैपन्ड, वाई आर यू अपसेट। युवान ने चलना शुरू कर दिया है। अब युवान जो है वो इनका बेटा है, ठीक है। सो ये कह रहे हैं युवान ने चलना शुरू कर दिया है। अब ये क्या सेंटेंस है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसको आपको उस लैंग्वेज में तोड़ना है जिस लैंग्वेज में आपने सीखी है। स्टार्टिंग में यही करना होगा, बाद में आदत हो जाती है। सो युवान ने चलना शुरू कर दिया है, ये कैसा सेंटेंस है, युवान चलना शुरू कर चुका है। अब या तो एंड में जहाँ पे सेंटेंस में या है, ये है आ रहा हो, आप उसको चुका है से कंपेयर करना, दोनों का सेंस सेम ही आएगा। कई बार मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। वो पहुँच गया है, वो पहुँच चुका है, इस तरह से। सो युवान ने चलना शुरू कर दिया है, युवान चलना शुरू कर चुका है। सो ये कौन सा सेंटेंस है, हमें समझ में आ गया। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, हैज़ और हैव का यूज़ होगा, थर्ड फॉर्म लगेगी। तो युवान कौन है, सिंगुलर है, तो हैज़ लगेगा। युवान हैज़ स्टार्टेड वॉकिंग, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। युवान हैज़ स्टार्टेड वॉकिंग, युवान ने चलना शुरू कर दिया है। युवान हैज़ स्टार्टेड वॉकिंग। तो ये तो अच्छी बात है ना, ठीक है। अब ये ना का जो सेंस है एंड में, ये मैंने कई बार बताया हुआ है। अगर हम कैजुअल बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं अपने दोस्त से, अपने छोटे से, अपने किसी जूनियर से बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जब मैं ना लगा रहा हूँ तो मैं राइट लगा सकता हूँ एंड में। जैसे यहाँ पे बोला, ये तो अच्छी बात है ना, सो इट इज़ अ गुड थिंग, राइट, इट्स अ गुड थिंग, राइट। लेकिन अगर मैं कोई एक फॉर्मल मेल लिख रहा हूँ या फिर अपने किसी सीनियर से बात कर रहा हूँ, सो वहाँ पर राइट नहीं बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो आपकी वर्ब यूज़ हो रही है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, जो भी यूज़ हो रहा है, उसके साथ नॉट और जो पर्सन है वो आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो इज, सो इट इज़ अ गुड थिंग, तो यहाँ पे पर्सन कौन है, यहाँ पे तो इट की बात चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे इज, एम, आर का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मली बोलता तो कैसे होता, सो इट इज़ अ गुड थिंग, इजंट इट, इज नॉट इट, इजंट इट, वैसा। तो तब वो ना वाला सेंस बनता। मैंने तुमको बोला था ना, आई टोल्ड यू, डिडंट आई, ठीक है। तुम वहाँ रोज जाते हो ना, यू गो देयर डेली, डोंट यू, ऐसे हम बोलेंगे। सो तो ये तो अच्छी बात है ना, सो इट इज़ अ गुड थिंग, राइट। हमारे बच्चे ने आज चलना शुरू कर दिया है। Our child has started walking today. Our child has started walking today. और मैं वहाँ देखने के लिए भी नहीं थी। And I was not even there to see. I was not even there. मैं वहाँ थी ही नहीं, मैं वहाँ था भी नहीं, ऐसे हम बोलेंगे। So I was not इवन देयर टू सी, और मैं वहाँ देखने के लिए भी नहीं थी, ठीक है। इवन देयर टू सी, वहाँ देखने के लिए भी नहीं थी, और मैं वहाँ देखने के लिए भी नहीं थी। एंड आई वॉज नॉट इवन देयर टू सी। मैं सच में अपनी नौकरी छोड़ने की सोच रही हूँ। आई एम रियली थिंकिंग टू लीव माई जॉब। आई एम रियली थिंकिंग टू लीव माई जॉब। मैं सच में अपनी नौकरी छोड़ने की सोच रही हूँ। आई एम रियली थिंकिंग टू लीव माई जॉब। क्योंकि हमारे परिवार में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज देर आर सो मैनी थिंग्स हैपनिंग इन अवर फैमिली, ठीक है। सो मैनी थिंग्स, कई सारी चीज़ें, बिकॉज देयर आर। अब देयर आर का क्या सेंस है, ये जहाँ पे भी किसी भी चीज़ की प्रेजेंस का कुछ बताना हो, यार वहाँ पे लड़ाई हो रही है,
ठीक है। अब यहाँ पर तो सिंपल बन गया कि फाइट इज हैपनिंग देयर, ठीक, ये तो सिंपल सा बन गया। मैं बोलूँ घर पे लड़ाई हो रही है, ठीक है, देर इज अ फाइट हैपनिंग एट माई होम, ऐसे हम बोलेंगे। देर इज अ शूटिंग गोइंग ऑन, ठीक है, कि शूटिंग चल रही है। अब कहीं पे कोई चीज़ हो रही है, मतलब उसकी प्रेजेंस हम बता रहे हैं, सो वहाँ पे देयर का इस तरह से यूज़ होता है। सो क्योंकि हमारे परिवार में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज देयर आर सो मैनी थिंग्स हैपनिंग इन अवर फैमिली, बिकॉज देयर आर सो मैनी थिंग्स हैपनिंग इन अवर फैमिली, क्योंकि हमारे परिवार में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और मैं वहाँ देखने के लिए नहीं हूँ, और मैं वहाँ देखने के लिए नहीं हूँ। एंड आई एम नॉट देयर टू सी, आई एम नॉट देयर, मैं वहाँ नहीं हूँ उन्हें देखने के लिए, आई एम नॉट देयर टू सी। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना काम जारी रख पाऊंगी। अब कोई चीज़ को जारी रखना कंटिन्यू होता है, ठीक है, प्लीज़ कंटिन्यू योर वर्क, अपना काम जारी रखो, वर्क विल बी कंटिन्यूड, काम जारी रहेगा, काम जारी रखा जाएगा ऐसे। मुझे नहीं लगता, अब मुझे नहीं लगता, अब फिर लगने पे कंफ्यूज मत होना। कैसे नहीं लगता? अगर मुझे सूंघ के लगता है सो इट स्मेल्स, अगर मुझे देख के लगता है सो इट लुक्स, ठीक है, अगर मुझे महसूस करके लगता है कि किसी ने मुझे कि किसी चीज़ को मैंने टच किया तो वो होता है फील। ये मुझे कैसे लग रहा है? मुझे सोच के लग रहा है, यार मैं बहुत सोच लिया इस चीज़ के बारे में, अब मुझे लग रहा है मुझसे ये नहीं होगा, सो वहाँ पे थिंक। तो मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक कि दैट मैं अपना काम जारी रख पाऊंगी, दैट आई विल बी एबल टू कंटिन्यू माई जॉब। एबल टू का मतलब क्या होता है? इस चीज़ के योग्य, मतलब कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। आई एम एबल टू स्विम, कि मैं तैरने लायक हूँ, ठीक है, तो उस तरीके से हम बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना काम जारी रख पाऊंगी। आई डोंट थिंक दैट आई विल बी एबल टू कंटिन्यू माई जॉब। आई डोंट थिंक दैट आई विल बी एबल टू कंटिन्यू माई जॉब। क्या तुम इस्तीफा दे रही हो? अब इस्तीफा देने को हम क्या बोलते हैं? रिजाइन, ठीक है, रिजाइन, रेजिग्नेशन, ये इससे सेम चीज़। क्या तुम इस्तीफा दे रही हो? आर यू रिजाइनिंग? क्या तुम इस्तीफा दे रही हो? आर यू रिजाइनिंग? दरअसल मेरा कामकाजी जीवन मेरे निजी जीवन में बाधा डाल रहा है। अब देखिए, कामकाजी जीवन क्या होता है? हमारी प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, जो मेरा कामकाजी जीवन है दैट इज़ माई प्रोफेशनल लाइफ। मेरा निजी जीवन क्या है? मेरी निजी ज़िंदगी क्या है? दैट इज़ माई पर्सनल लाइफ, ठीक है। बाधा डालने को क्या बोलते हैं? मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ पे असर डाल रहा है, बेकार असर, ठीक है, सो उस चीज़ को हम बोलते हैं हैम्पर। कि जैसे मान लीजिए मैंने फ़ोन में गाने चला दिए, और मतलब किसी ने फ़ोन में गाने चला रखे मेरे बराबर में और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सो दैट इज़ हैम्परिंग माई स्टडी। कि भाई वो गाने चल जो रहे हैं वो मेरी पढ़ाई में बाधा डाल रहे हैं, उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें दिक्कत पैदा कर रहे हैं, सो दैट इज़ हैम्परिंग, ठीक। सो क्या अब इसको कैसे बनेंगे? दरअसल मेरा कामकाजी जीवन मेरे निजी जीवन में बाधा डाल रहा है। एक्चुअली माई प्रोफेशनल लाइफ इज़ हैम्परिंग माई पर्सनल लाइफ, ठीक है। अगर मेरे घर के बराबर में रोज़ किसी की लड़ाई हो रही है, सो उसकी वजह से मेरी पढ़ाई हैम्पर हो रही है, सो देयर फाइट इज़ हैम्परिंग माई स्टडी, ठीक। सो दरअसल मेरा कामकाजी जीवन मेरे निजी जीवन में बाधा डाल रहा है। एक्चुअली माई प्रोफेशनल लाइफ इज़ हैम्परिंग माई पर्सनल लाइफ। और मैं अपने बच्चों को समय भी नहीं दे पा रही हूँ। एंड आई एम नॉट इवन एबल, मैं इसके भी काबिल नहीं हूँ, ठीक है। आई एम नॉट इवन एबल टू गिव टाइम टू माई चाइल्ड, अपने बच्चों को समय देने के भी, मतलब मैं इस चीज़ के भी काबिल नहीं हूँ कि अपने बच्चों को समय दूँ। तो ये है प्रॉपर ग्रामेटिकली इसका, लेकिन हम बोलते हैं ऐसे, और मैं अपने बच्चों को भी और मैं अपने बच्चों को समय भी नहीं दे पा रही हूँ, एंड आई एम नॉट इवन एबल टू गिव टाइम टू माई चाइल्ड, जो मुझे बहुत नकारात्मक बना रहा है। अब नकारात्मक क्या होता है? मतलब जैसा होता है ना, किसी इंसान की सोच बहुत नकारात्मक है, यार ये खराब हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, आज तो सब कुछ खत्म है। सो वो जो सोच होती है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। यार बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है तो, ठीक है, तो थोड़ा पॉजिटिव भी सोच। जो मुझे बहुत नकारात्मक बना रहा है, विच इज़ मेकिंग मी रियली नेगेटिव। अब देखिए, विच का यूज़ किसके लिए भी होता है, विच का यूज़ जिसके लिए भी होता है, ठीक है।
ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं कि तुम्हें क्या नकारात्मक बना रहा है, ठीक है, या फिर मैं पूछूं कि तुम्हें कौन सी चीज़, तुम्हें कौन सा, मैंने 8 या 10 चीज़ें रख दी खाने की चीज़ें, और मैंने बोला कि तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद है, सो विच वन डू यू लाइक, वहाँ पे आएगा विच वन डू यू लाइक, ठीक। सो अगर मैं अगर उसको वहाँ बोलूँ कि जो इसमें मीठी हो, सो विच एवर इज स्वीट, वहाँ पे भी विच का यूज़ होगा जो के लिए। सो यहाँ पे जो मुझे बहुत नकारात्मक बना रहा है, विच इज़ मेकिंग मी रियली नेगेटिव, विच इज़ मेकिंग मी रियली नेगेटिव, जो मुझे बहुत नकारात्मक बना रहा है। अब देखिए रियली का जो मतलब है यहाँ पे एंड में, रियली नेगेटिव, रियली का वैसे तो मतलब होता है सच में, लेकिन आपको सेंस समझना होगा। कई बार रियली का मतलब आता है बहुत, ठीक है। सच में भी आप बोल सकते हो, जैसे कि एग्जांपल मैं दूं कि यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, मैंने ये बोला, तो इसका जो सेंस बनता है ना, वो ये बनता है कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि तुम्हें सच में मेहनत करनी होगी, एक तरीके से वो भी ठीक है, लेकिन जो सेंस बनता है, जो आजकल यूज़ हो रहा है, वो कई ऐसी जगहों पे रियली का मतलब बहुत ज़्यादा के लिए यूज़ कर देते हैं। सो जो मुझे बहुत नकारात्मक बना रहा है, विच इज़ मेकिंग मी रियली नेगेटिव। तुम नकारात्मक नहीं हो, तुम नकारात्मक नहीं हो शुमोना, शुमोना इसका नाम है। तुम नकारात्मक नहीं हो शुमोना, यू आर नॉट गेटिंग नेगेटिव शुमोना, यू आर नॉट गेटिंग नेगेटिव। गेटिंग मतलब तुम नहीं हो रही हो, आई एम गेटिंग टॉल, मैं लंबा हो रहा हूँ, इस तरीके से। तो बिकमिंग, गेटिंग, इस ऐसे हम यूज़ करते हैं। सो यू आर नॉट गेटिंग नेगेटिव शुमोना, तुम नकारात्मक नहीं हो रही हो शुमोना। तुम जो महसूस कर रही हो वो सिर्फ दोषी है। अब देखिए दोषी मतलब तुम सिर्फ ऐसा महसूस कर रही हो कि मैं दोषी हूँ, कि मैं अपराधी हूँ, गुनहगार हूँ। इस चीज़ के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है गिल्टी, ठीक है। अब कई बार जैसे आपने कोई गलती कर दी, फिर आप किसी से सॉरी मांगने जा रहे हैं, आप किसी से माफ़ी मांग रहे हैं, तो आप वहाँ पे बोलते हैं यार आई एम फीलिंग गिल्टी। सो आई एम फीलिंग गिल्टी का मतलब क्या होता है कि मैं अपराधी महसूस कर रहा हूँ, मुझे दोषी महसूस हो रहा है, कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि हाँ मैं दोषी हूँ। ऐसे ही हम कोर्ट में, अदालत में बोलते हैं फाउंड गिल्टी, इफ़ फाउंड गिल्टी, कि अगर तुम्हें अपराधी पाया जाएगा तो तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, ऐसे। सो तुम जो महसूस कर रही हो वह सिर्फ दोषी है। सो वॉट यू आर फीलिंग, अब देखिए वॉट यहाँ पे भी इस तरीके से यूज़ हुआ। अब मैं अगर वैसे क्वेश्चन पूछूं, वॉट आर यू फीलिंग, वॉट आर यू फीलिंग, तो मतलब तुम क्या महसूस कर रहे हो। वॉट यू आर फीलिंग इज दिस, जो तुम महसूस कर रहे हो वो ये है। सो इस तरह से यूज़ होता है। इस चीज़ के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें, क्योंकि ये चीज़ लोगों को कंफ्यूज करती है। तुम जो महसूस कर रही हो वह सिर्फ दोषी है। वॉट यू आर फीलिंग इज जस्ट गिल्टी, वॉट यू आर फीलिंग इज जस्ट गिल्टी, जस्ट मतलब सिर्फ, वॉट यू आर फीलिंग इज जस्ट गिल्टी, तुम जो महसूस कर रही हो वह सिर्फ दोषी है, और ये सामान्य है, और ये सामान्य है, एंड इट इज़ नॉर्मल, एंड इट इज़ नॉर्मल, और ये सामान्य है, एंड इट इज़ नॉर्मल। तुम जानती हो कि जब मैंने अपने बच्चे के बाद पहली बार ज्वाइन किया था, अब ज्वाइन को मैंने ज्वाइन ही रहने दिया है, क्योंकि ज्वाइन मतलब जुड़ना, इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्वाइन किया था मतलब मैं दोबारा कंपनी को जब मैंने ज्वाइन किया था। तुम जानती हो जब मैंने अपने बच्चे के बाद पहली बार ज्वाइन किया था, यू नो व्हेन आई फर्स्ट ज्वाइन आफ्टर माई बेबी। अब देखिए जब के लिए यहाँ पे फिर वैन का यूज़ हुआ है, जब, अब कब के लिए भी वैन का यूज़ होता, अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, ठीक है, व्हेन आई फर्स्ट ज्वाइन आफ्टर माई बेबी, फिर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सो ये कब वाला सेंस आ जाता कि भाई मैंने कब ज्वाइन किया था, ठीक है, अपने बच्चे के बाद। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ऐसे बोल रहा हूँ व्हेन आई फर्स्ट ज्वाइन आफ्टर माई बेबी, तो जब का सेंस आएगा, जब मैंने ज्वाइन किया था। जैसे कि मैं बोलूँ व्हेन डिड आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली कब गया था, ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब मैं किसी को बोलूँ व्हेन आई वेंट टू दिल्ली आई सॉ हिम, जब मैं दिल्ली गया था तो मैंने उसे देखा। ये तुम जानती हो कि जब मैंने अपने बच्चे के बाद पहली बार ज्वाइन किया था, यू नो व्हेन आई फर्स्ट ज्वाइन आफ्टर माई बेबी, मुझे भी यही फीलिंग्स महसूस हुई। अब फीलिंग्स क्या होता है, मतलब भावनाएं, ठीक है। तो ज़्यादा शुद्ध हिंदी मैंने लिखनी सही नहीं समझी, समझ में आता है फीलिंग्स क्या होती हैं। सो फीलिंग्स का मतलब भावनाएं, मुझे भी यही फीलिंग्स महसूस हुई। आई ऑल्सो फेल्ट द सेम फीलिंग, आई ऑल्सो फेल्ट द सेम फीलिंग, मुझे भी यही भावनाएं, यही फीलिंग्स महसूस हुई। आई ऑल्सो फेल्ट द सेम फीलिंग। तो आपने क्या किया, उपाय क्या है, आपने क्या किया। सो वॉट डिड यू डू, वॉट डिड यू डू, वॉट इज द सोल्यूशन, वॉट डिड यू डू, वॉट इज द सोल्यूशन। तो आपने क्या किया, उपाय क्या है। सो वॉट डिड यू डू, वॉट इज द सोल्यूशन। खैर मैंने जो किया वो था, ठीक है। अब जो फिर आ गया,
फिर आ गया जो। क्वेश्चन क्या था, व्हाट डिड यू डू, आंसर तब भी मतलब तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, मैंने जो किया, व्हाट आई डिड जो मैंने किया, वॉज वो था, खैर मैंने जो किया वो था, वेल व्हाट आई डिड वॉज कि अगर मैं काम के दिनों में बिजी थी। कब काम के दिन क्या होते हैं, काम के दिन होते हैं वीक डेज को हम बोलते हैं काम के दिन। मतलब सैटरडे संडे को हटा दो, मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो दिन होते हैं वो होते हैं हमारे वीक डेज। अब वीक डेज हमारे होते हैं काम के दिन। सो कि अगर मैं काम के दिनों में बिजी थी, दैट इफ आई वॉज बिजी ऑन द वीक डेज, तो मैं अपने वीकेंड्स की व्यवस्था करती थी। ठीक है, वीकेंड्स मतलब सैटरडे संडे जो होते हैं हफ्ते के आखिरी दिन जो हमारी छुट्टियां होती हैं। अब व्यवस्था करना का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे हम ये बोलते हैं ना कि कुर्सियां रखी हुई हैं और मेहमान आने वाले हैं, तो प्लीज़ ऑर्गेनाइज द चेयर्स। भाई कुर्सियां लगा दो, कुर्सियों की व्यवस्था कर दो, कुर्सियों को ठीक से लगा दो। स्कूल का बैग जो होता है, स्कूल का बैग उसको भी ऑर्गेनाइज करना है, मतलब उसको तमीज़ से तहजीब से लगाना है। तो किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है, एक तो आयोजन होता है कि मैं किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, एक होता है कि भाई उस चीज़ को मतलब संगठित करना, उस चीज़ को तमीज़ से लगाना, प्लानिंग करना, प्लान करके उसको बनाना कि मैं इस टाइम ये करूँगा, मैं फिर इस टाइम वो करूँगा। सो हम दिन को भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, जो टाइम टेबल बनाते हैं हम, वो दिन को ऑर्गेनाइज करना ही होता है कि मैं इतने बजे उठूंगा, फिर ये काम करूंगा, फिर वो काम करूंगा। सो ये कह रही है, तो मैं अपने वीकेंड्स की व्यवस्था करती। आई वुड ऑर्गेनाइज माई वीकेंड्स। तो पूरा क्या बना, अगर मैं काम के दिन में बिजी थी, दैट इफ आई वॉज बिजी ऑन वीक डेज, तो मैं अपने वीकेंड्स की व्यवस्था करती। आई वुड ऑर्गेनाइज माई वीकेंड्स। आई वुड का मतलब तो मैं करती। ठीक है, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करती। सो आई वुड ऑर्गेनाइज माई वीकेंड्स। जिम जाना, अपने ससुराल वालों के साथ कुछ समय बिताना, गो जिम, स्पेंड सम टाइम विद माई इन लॉस मतलब ससुराल वाले, सास ससुर, इस तरीके से। गो जिम जाना, स्पेंड सम टाइम विद माई इन लॉस, अपने ससुराल वालों के साथ कुछ समय बिताना, या कहो अपने पति के साथ एक अच्छे डिनर पर जाना। जैसे हम बोलते हैं ना, या जैसे हम इस तरह से बोलते हैं, या कहो कि वो थोड़ा अजीब सा है, ऐसे। सो और से, या कहो, और से गो टू अ नाइस डिनर विद माई हस्बैंड, अपने पति के साथ एक अच्छे डिनर पर जाना। और से गो टू अ नाइस डिनर विद माई हस्बैंड, या कहो अपने पति के साथ एक अच्छे डिनर पर जाना। और से गो टू अ नाइस डिनर विद माई हस्बैंड। तो दोषी होना कभी समाधान नहीं होता। सो बीइंग गिल्टी, ठीक है। अब मैं बीइंग फैट इज नॉट अ गुड थिंग, मोटा होना अच्छी बात नहीं है। बीइंग टॉल इज अ गुड थिंग, लंबा होना अच्छी चीज़ है, ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, सो तो दोषी होना कभी समाधान नहीं होता। सो बीइंग गिल्टी इज नेवर अ सॉल्यूशन। लेकिन व्यवस्थित होना हो सकता है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड होना, उस चीज़ का हिसाब से चलना, उस चीज़ को प्लानिंग के साथ रखना। बट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड मे बी मतलब हो सकता है, लेकिन व्यवस्थित होना हो सकता है। बट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड मे बी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मेरे लिए काम करेगा, मतलब क्या ये आइडिया मुझ पे काम करेगा, तुम्हें सच में लगता है? इसको हम ऐसे बोलेंगे, डू यू रियली थिंक, तुम्हें सच में लगता है, इट विल वर्क फॉर मी, कि ये मेरे लिए काम करेगा, इट विल वर्क फॉर मी, डू यू रियली थिंक इट विल वर्क फॉर मी, तुम्हें सच में लगता है मेरे लिए काम करेगा। अब इसने मेरे लिए काम किया, ये कह रहे इसने मेरे लिए काम किया, इट डिड वर्क फॉर मी। अब देखिए, ये एक सेंटेंस ऐसा है जो आपको कंफ्यूज करेगा। इट डिड वर्क फॉर मी, अगर मैं चाहता तो यहाँ पे ऐसे भी बोल सकता था, इट वर्कड फॉर मी। ठीक है, वर्क भी तो एक्शन है, उसमें लगा देता। लेकिन और ये डिड क्या है फिर, ये कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है सेंटेंस ये पास्ट इंडेफिनिट का ही। डू लगा हुआ है पहले, जैसे इट डू वर्क फॉर मी, ये मेरे लिए काम करता है। अब डू हम बाहर कब निकाल देते हैं सिंपल सेंटेंस में से, जब हम उस चीज़ पे जोर देते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। फिर कोई मान ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, फिर भी कोई नहीं माना, फिर मैं चिल्ला के बोलूँ आई डू गो टू स्कूल, मैं जाता हूँ स्कूल, ऐसे। तो थोड़ा जब हम उस पर जोर डालते हैं ना, तो डू बाहर निकाल लेते हैं सिंपल सेंटेंस में से भी। सो इसने मेरे लिए काम किया, अब ये यहाँ पर उसमें जोर दे के बोल रही है, तो ऐसे ही डू बाहर निकाल के सेकंड फॉर्म डिड लग गई। इट डिड वर्क फॉर मी, इसने मेरे लिए काम किया। और कोशिश करने में क्या हर्ज है, ऐसे हम बहुत बोलते हैं ना हिंदी में, कोशिश करने में क्या हर्ज है। एंड व्हाट्स अ हार्म इन अ ट्राई, हार्म मतलब नुकसान, हानि, या कोशिश करने में क्या हानि है, क्या नुकसान है। एंड व्हाट इज अ हार्म इन अ ट्राई, एंड व्हाट्स अ हार्म इन अ ट्राई।
ठीक है। तो व्हाट इज़ द हार्म, मतलब क्या नुकसान है इन अ ट्राई, एक कोशिश में। सो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिखिए। वीडियो पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।